करते रहने वाले हैं। बेटे आज हमारे पास बायो है और उसका चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो चैप्टर की क्लासिफिकेशन थी फर्स्ट ईयर की, उससे चलें तो 14 है, वैसे सेकंड ईयर का गालबन चैप्टर 1 ही है, ऐसे ही है। अब जो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर टर्म है। अगर हम ओवरव्यू लें इस आउटलाइंस का जो हम इस चैप्टर के आखिर में मतलब इस काबिल होंगे कि सीख जाएंगे, तो पहले यह है कि डिफाइन द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड लिस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़। रेस्पिरेशन के दौरान जो गैशियस एक्सचेंज हम कह रहे होते हैं होता है, उसके लिए रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हमारी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा कंटिन्यू होगा, वो हम देखेंगे। इसके बाद डिस्क्राइब द मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्दर हम डिटेल पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फिर इसके बाद हम डिस्क्राइब द वेंटिलेशन मैकेनिज्म इन द ह्यूमंस, हम ये देखेंगे। स्टेट द लंग वॉल्यूम, मतलब कि लंग्स जो होते हैं उनका वॉल्यूम या हाउ मच एयर कैपेसिटी इज़ देयर इन द लंग्स, ये हम देखेंगे। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड, हम ये देखेंगे कि ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी सांस लेने के प्रोसेस को। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के थ्रू कैसे कैरी आउट की जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर। इसके बाद हम रेस्पिरेशन के दौरान कुछ पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, उनका क्या रोल होता है, और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आने वाले डिसऑर्डर्स से हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, वो क्या होती हैं। तो ये एक मतलब कंटिन्यूस सा प्रोसेस है। इसकी डिटेलिंग में जाने से पहले मैं कुछ आपको ओवरव्यू दे दूँ यहाँ पे वाइट बोर्ड पे। हमने आज जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द रेस्पिरेशन। आपको पता है कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक जो है दैट इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सी होती है? इंटरनल respiration. The second one is the external respiration. यार इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की डिटेल से पहले हमें एक क्वेश्चन मार्क आता है कि रेस्पिरेशन इटसेल्फ है क्या चीज़। रेस्पिरेशन हमने बाज़ जगह पे पढ़ा है कि गैशियस एक्सचेंज को कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन इनसाइड द लंग्स जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बीइंग पुश्ड आउटसाइड ऑफ द लंग्स और द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। एक तो ये डेफिनेशन थी। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था, अगर हम ब्रेक डाउन या एनर्जेटिक्स ऑफ द फेज चेंजेस जो हम पढ़ रहे थे, गलबन बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर था लास्ट ईयर में, उसमें हमने देखा था कि ब्रेक डाउन जो होती है फूड की, या मैं अगर सादे लफ्ज़ों में कहूँ कि ग्लूकोज जो होता है, इसकी ब्रेक डाउन आपस में, यानी कि इसके मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कैसे, ब्रेक डाउन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन इनटू एक तो सिंपलर वंस, सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। सेकेंडली इनकी जो ब्रेक डाउन होती है उसके एक प्रोडक्ट में बनने वाली एनर्जी भी हमारा फोकस होता है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस भी था जिसमें हम फूड को या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और साथ में हम एनर्जी को भी ऑब्टेन करते हैं। सर आप 1 सेकंड रुकिएगा, सिर्फ 1 सेकंड रुकिएगा। ओके, तो हम पढ़ रहे थे कि सर आपका माइक म्यूट हुआ है। एक मिनट है, मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ। जी बच्चे, शुरू करते हैं हम। यस तो सर। मैं पढ़ा रहा था आपको बच्चे कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उससे हम एनर्जी का आउटपुट ले पा रहे होते हैं।
अब ये तो मतलब एक सिंपल सा तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए से हमने देख लिया कि कैसे हम रेस्पिरेशन को कंसीडर कर रहे होते हैं। अब रेस्पिरेशन एक्सटर्नल भी मैंने कहा हो सकती है और इंटरनल रेस्पिरेशन भी हो सकती है। What Yes. is meant by the external respiration and what is meant by the internal respiration? अगर एक ब्रॉडरली देखें तो एक्सटर्नली इनहेलिंग प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें आप ऑक्सीजन जो है वो इनसाइड द बॉडी लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स आप एलिमिनेट कर देते हैं इनटू द एयर। अब इसमें एक्सटर्नली आपकी माइक्रो लेवल तक इंटीरियर ऑफ योर बॉडी इजेंट इन्वॉल्व। यहाँ पे सिर्फ आप ओवरऑल एक एयर को पास ऑन करते हैं इनसाइड योर लंग्स और फिर आप क्या करते हैं उसी को बाउंस बैक कर देते हैं बाय एक्सचेंजिंग एट द माइक्रो लेवल। लेकिन ओवरऑल हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस चल रहा होता है जस्ट ये इनसाइड एक गैस जा रही है और आउट ऑफ द बॉडी भी एक आ रही है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है ये माइन्यूट डिटेल्स हमें नहीं देती है कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है। अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन है दैट इज़ actually the breakdown of the glucose into the simple molecules and producing a lot of energy which is being used by that organism into carrying out of their routine work और जो कोई उसका टास्क होगा या पौधा है उसकी ग्रोथ होगी। इवन पौधों में भी इंटरनल रेस्पिरेशन हो रही होती है हालांकि वो खुद प्रोड्यूसर्स हैं स्टिल भी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है इसको सम अप करते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जिसको हम मेजरली दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर रहे होते हैं, एक एक्सटर्नल वन को और एक इंटरनल वन को। जी बच्चे समझ आ रहा है आपको? यस यस सर, समझा रही साथ। अच्छा ठीक है। अब हम ज़रा बुक की इन लाइंस को अगर हम देखें तो उसके अंदर बिल्कुल इसी प्रोसेस को लिखा हुआ है। जो सर इंटरनल इसमें याद कि अपना इंटरनल और एक्सटर्नल हाँ जी हाँ रेस्पिरेशन जी हाँ क्या जी, होती है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन विद पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, विद लॉजिकली चीज़ों का क्लियरली होना चाहिए पता आपको। और उसके अंदर यस सर। कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है और उसके अंदर सिर्फ गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर ब्रेकडाउन होगी तो कैटालिसिस होगा ना, मतलब ब्रेकडाउन मीन्स कि ग्लूकोज है वो ब्रेकअप हो रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब जो नेक्स्ट है 14.1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आपको पता है कि हम जब ब्रॉडरली टर्म की बात करते हैं तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन को अगर हम गैशियस एक्सचेंज ले लें, क्या ले लें? गैशियस एक्सचेंज, तो लाजमी सी बात है देयर मस्ट बी अ सॉर्ट ऑफ सरफेस वेयर सच काइंड ऑफ द गैशियस एक्सचेंज कुड टेक प्लेस। अब गैशियस एक्सचेंज जो है इसको मैं जस्ट जी एक्सचेंज ही लिख रहा हूँ। जो जी एक्सचेंज है या गैशियस एक्सचेंज है ये किन जगहों पे बड़े अच्छे और इजी वे में हो सकता है? उसके लिए पहली बात जो सबसे ज़्यादा है वो सरफेस का मॉइस्ट होना ज़रूरी है। ड्राई प्लेसेस पे गैशियस एक्सचेंज नहीं होती हैं या उनकी कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सचेंज इज़ वेरी लो एट ड्राई प्लेस, ठीक है। तो सरफेस का जो पहला और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए या मैंडेटरी पॉइंट जो है इसका वो ये है कि इस सरफेस को क्या होना चाहिए? मॉइस्ट इन नेचर होना चाहिए, यानी ये सरफेस थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। अगर हम नोज़ की बात करते हैं इनसाइड योर नोज़ तो हमें फील होता है कि म्यूकस जो है उसकी एक लेयर इनसाइड क्रिएट होती है और ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि ये 24/7 ही रहेगी, बल्कि अगर हम इस नोज नॉस्ट्रल वाले एरिया को हम स्किप भी कर दें तो आपके लंग्स की इंटरनल पार्ट पर भी सीलिया और ये जो म्यूकस टक मटेरियल होता है ये कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर होता है बिकॉज these structures must have to filter the air which is continuously coming into your body। अब अगर वो फिल्टरिंग उसकी नहीं होगी तो
कैसे पॉसिबल है कि आप जो है वो अपनी बॉडी को एक क्लीन एयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। लिहाजा जो पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता चली वो क्या है, इसका मॉइस्ट होना। जो दूसरा पॉइंट होता है वो क्या है, इसका थिन होना। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, हम्म। थिन होना। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बिल्कुल ब्लैंकेट टाइप बड़ी शीट हो, इधर ऑक्सीजन बाहर बैठी हुई है और उसको जनाब पैस ऑन होने में 4 दिन लगते हैं, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी पैस ऑन होने में 4 दिन लगते हैं। इस तरह तो ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ मैंडेटरी दैट द लेयर अराउंड विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशनल प्रोसेस है या गैसेस एक्सचेंज जिसके अकॉर्डिंगली हो ना पा रही है, उसमें ऑक्सीजन का इनसाइड आना और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटसाइड जाना इजी वे में हो। और उसके लिए एक ऑप्शन ज़रूरी क्या है कि वो थिन होनी चाहिए, बहुत पतली सी होनी चाहिए। जो फिर तीसरा पतली है, जी बच्चे, थिन सरफेस होनी चाहिए ना। जैसे मैं ताकि उनका एक्सचेंज हो। हाँ ना, अब मैं कहता हूँ कि थिन से क्या मुराद होता है। अगर आप किसी एक कंट्री की बात करते हैं तो हम्म। उसका जो बॉर्डर लाइन होती है, जो उसकी तो यानी कि हदूद शुरू होती हैं, अगर वो जितनी थिन होगी तो उसका अपोनेंट पे अटैक इजीली हो जाएगा ना। यानी उसको बॉर्डर को क्रॉस करना इजी हो जाएगा। या मैं आपको ये कहूँ कि जैसे आप अपने दुपट्टे यूज़ कर रहे सिर्फ होते हैं बिल्कुल पतले वाले। जी जी। सिर्फ वो मतलब thin होगी, पर उसके साथ साथ मतलब वो पोरस भी तो होगी ना। हाँ, तो डिफ्यूजन की एबिलिटी तो थिन में चांसेस ज़्यादा है ना बच्चा, थिक के अंदर तो डिफ्यूजन के चांसेस भी बहुत कम है ना। जैसे अब आप तो लोग क्या करते हो, आप अपने दुपट्टे यूज़ कर रहे होते हो तो वो थिन भी होते हैं ना, जिसके आर पार भी बॉडी थोड़ी बहुत या हैंड्स नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो थिन ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग या आउटसाइड पे जो बॉडी की क्लैरिटी होती है, दिखती है, तो उससे क्लियरली आपको पता लग रहा होता है कि ये यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं कि आपका क्या, उसको आप नाम दे सकते हो, मतलब क्लैरिटी जो है ना विजन की, होते हैं ना। हाँ, या मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र वो इजी हो जाता है, सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थिन होना भी ज़रूरी है ताकि आपके जो इस पार ये बॉडी की स्किन लेयर है ना, तो इसके एक साइड पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे और दूसरी साइड पे क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। सो इनका ट्रांसफ़र जो है वो भी एक रिथमिक वे में बड़ा ईज रहेगा। जी बच्चे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। हाँ ना, तो लाजमी सी बात है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, या व्हाट आर द मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। या आप ये भी कह सकता है आपसे कि रेस्पिरेशन इज़ यूजफुल प्रोसेस एंड हाउ इट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी कैरीड आउट एट एफिशिएंट वे। तो उसके लिए आपको यही सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होंगी। सही है। तीसरी क्या होगी हमारे पास अब, तीसरी प्रोसेस ये होगा कि भाई आपकी स्टार्ट। सर्फ हाँ, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। क्या होना यस। चाहिए, लार्ज, लार्ज। हाँ, सरफेस एरिया। ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो ना। हाँ, अब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा लाजमी सी बात है उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट आएंगे, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट आएंगे तो ऑफ कोर्स देयर डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो भी अच्छे से कैरी आउट होगा। ठीक है। यस सर। एक और ज़बरदस्त किस्म की जो बात है फोर्थ नंबर पे, वो है जी कि गुड ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि ब्लड में भी तो हाँ, ब्लड की जो सप्लाई है ना वो ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए। और ब्लड की सप्लाई जब ज़्यादा होगी तो लाजमी सी बात है वहाँ से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से होगा। जी बच्चे, हमारा क्या बात है बेटा, मुझे बताएं आप। फिर मुझे कह रही। हम्म, ओ ओके ओके। ऊंचे बोलो। पेनाडोल चाहिए, किसको चाहिए, अम्मा को चाहिए। अच्छा, ठीक है। जी बच्चे, अस्सलाम वालेकुम नूर, आई एम बैक। यस। हाँ। ओके, अच्छा, आपको ये बात समझ आ गई कि चौथी बात जो है हमारे पास ये है कि ब्लड सप्लाई जो है, हाँ, ज्यादा वो अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी लाजमी सी बात है आपकी सरफेस उतनी ज़बरदस्त तरीके से डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को कैरी आउट करेगी। क्यों, क्योंकि अब वो गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी तो करना है ना उसने ब्लड के थ्रू। बात समझ आई। यस सर। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट वाला जो पॉइंट उसने लिखा है फिफ्थ वन पे,
कि वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को आप समझें कि हाँ, इस पे कि स्टीप थे डिफ्यूजन ग्रेडियंट हाँ, अक्रॉस द अब थोड़ा सा रेस्पिरेटरी। ये सोचें कि अगर हम दोबारा से देखें, आपको एक मॉइस्ट सरफेस मिल जाए, थिन भी हो, सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा हो, ब्लड सप्लाई भी हो, हम्म। लेकिन हवा आ ही नहीं रही है, क्रॉस ऑफ एयर है ही नहीं, वेंटिलेशन है ही नहीं आपके पास, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आपका ये प्रोसेस सारा स्मूथ चलेगा? बात समझ आई? तो इसके बगैर तो आप यस पूरे का सर। पूरा सारा कुछ होने के बावजूद भी आप अपने इस रेस्पिरेशनल प्रोसेस को प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाते। सो वेंटिलेशन इज़ अनदर मैंडेटरी स्टेप फॉर द रेस्पिरेटरी सर्विस। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 14.2 टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द मैन। अब एक चीज में थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ सर, पहले वाले में सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का हाँ डिफरेंस करना है मैंने, जी। वाली में सिर्फ मैंने प्रॉपर करना है, और अभी जी, आगे जाके हम पढ़। हम रेस्पिरेटरी को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अब इसके क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, मेरे ख्याल से बड़े क्लियर तरीके से चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। एक तो डिफरेंस आ गया और एक प्रॉपर्टीज, इनके तो खुद हाँ ही बने। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, 14.2 टॉपिक के अंदर है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, द बॉडी सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द। का होमवर्क दे रही हूँ कि मतलब जो भी ये आपने पढ़ाया है ना, ये इसके क्वेश्चन आपको करके दें। मुझे नहीं समझ आई, आपने क्या कहा है बेटे? सर मतलब मैं कल का होमवर्क यही ले लूँ ना, कि मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है ये मैंने याद करने हैं और करके आप। हाँ हाँ, अब लाजमी सी बात है, यही बताएंगे ना आप। अब आपको ना हम जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी आज पढ़ लेते हैं ना, तो आपने ये दोनों चीज़ें मुझे बतानी है, फर्दर जो डिटेल्ड। फेरिंग्स तक, जी फेरिंग्स तक पढ़, फेरिंग्स तक हाँ, नीचे यही कह फेरिंग्स। रहा हूँ ना कि अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है हम उसको डिटेल पढ़ लेंगे ना उस तक। ठीक है सर, हाँ, पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था बच्चे कि आपका जो हम्म। नेक्स्ट 14.2 टॉपिक जो बनता है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने इसको आर सिस्टम लिख दिया है, और किसका ओके बोला? सर। ऑफ मैन, वुमेन यस। का नहीं है, मैन का है। हेलो, आवाज़ जा रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। मैंने कहा है ये एक आदमी का सिस्टम है रेस्पिरेटरी, ये मोहतरमा का नहीं है। यस उसूलों सर, को लिखना सही। चाहिए था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ये कहना चाह रहा हूँ कि ह्यूमंस में सारे आ जाते हैं, मैन क्या होता है। बात समझ सही, आई? इन्होंने डिस्क्रिप्शन की है ना, बस हम क्या कर सकते हाँ, इन्होंने भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हुई है। हैं। यस सर। अच्छा, द सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हम उसी को ही तो कह रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा ही है ना? तो मैं इसके लिए यस सर। लिख रहा हूँ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिस सिस्टम के बॉडी थ्रू हो रही है। हाँ, तो इन वो हम, बिटवीन मतलब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो हमारा सर क्या मैं हो। नहीं, अच्छा नहीं, वो तो जी बचा, ये तो सिस्टम हो गया ना, रेस्पिरेशन की इन्होंने डेफिनेशन। रेस्पिरेशन की क्या हो गई? रेस्पिरेशन की मतलब इन लोगों ने ना शुरू में डेफिनेशन। हाँ हाँ, वो तो एक अलग ही केस था, अब यहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो है। अच्छा, अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको पता लग गया। यस सर। तो अब हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज़ द अपर, ठीक है, आर, रेस्पिरेट। आर सिस्टम, ठीक है, और एक है जी आपके पास लोअर आर सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। यस सर। अब जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस केस में आप अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, उसमें आपके पास ऑन मेजरली एक आपके पास नोज़ आ जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके पास फेरिंग्स आ जाता है। यस। ये दो पार्ट्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक आपके पास लेरिंक्स आ जाता है, एन एक्स
RALANX। दूसरा आपके पास ट्रैकिया आ जाता है। ब्रोंकाई, हाँ, ब्रों ब्रोंकाई आ एंड जाती है। एल्विलाई, डक्ट्स एंड एल्विलाई। यानी सारा आगे चैनल जो है ना वो लोअर सिस्टम में आ जाता है, याद यस, रहेगा। So यस। today we have to discuss completely about the two topics, which is the nose and the pharynx. तो आपने जो है वो कैविटी नोज भी को। हो। जी बचा। अच्छा हाँ, नोज और नेजल कैविटी एक साथ ही आए ना, तो फिर यार फेरिंग्स आ गए। नाक, नाक के अंदर ही होगी ना कैविटी, ये क्या यस बात सर, होती यस। है। हाँ, ये कोई नेजल सर वो कैविटी। उसकी भी थी ना, जो जिन लोगों ने मेंशन नहीं किया। अच्छा ठीक है। आपने की बुक रखी वो हुई है? जी। आपने की बुक रखी हुई है? नहीं सर, मैंने अपना बुक की थी, पर उसकी साइड पे आप देखें ना, डायग्राम में दिया है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप वहाँ देख रही हैं, ठीक है। मैं वहां अच्छा से पढ़। अच्छा, आपको पता है कि नोज़ क्या होता है? अगर मैं नोज़ की बात करूं या इसको डिफ़ाइन करूं तो क्या होगा ये? एक्सटर्नल होता है और विजिबल होता है ये पार्ट। विजिबल पार्ट होता है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये बात ठीक यप, है। यस सर। अब ये ह्यूमन जो नोज़ होता है ना, ये बोन्स, ठीक है, हड्डी स्लैश कार्टिलेज, ये दोनों का मिलके बना होता है। एंड फैटी टिश्यू। हाँ, ज़ाहिर है थोड़ा बहुत फैट मटेरियल तो हो गई सही, वो तो हर जगह पे एज अ कनेक्टिव टिश्यू एग्जिस्ट कर रहा होता है आमतौर पे। ठीक है। अब बोन जो है वो आपकी आँखों से शुरू होकर आपकी जो नर्म हड्डी जो नोज़ की होती है वहाँ तक आपकी बोनी मटेरियल होता है। और नर्म हड्डी जो आपकी राइट और लेफ़्ट आप पकड़ के घुमाएं तो हो जाता है थोड़ा सा टिल्टिंग स्टाइल में, वो आपकी कार्टिलेज होती है। और इसके नथने जो होते हैं या ओवरऑल जो टिश्यू ऑफ मसल्स पड़े हुए हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर ही आपके पास फैटी मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा होता है। बात समझ आई है यस, थोड़ी बहुत? तो ओवरऑल ये कहाँ कहाँ पे चीज़ें कौन सी होती हैं, बोन्स का क्लियर हो गया आपको, कार्टिलेज का क्लियर हो गया और फैट का भी क्लियर हो गया। अब इस नोज़ यस। की क्या होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, उनको हम कहते हैं ओपनिंग्स। नॉस्ट्रिल्स। उनको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। नॉस। और उस नॉस्ट्रिल बेसिकली दैट इज़ द इन इंटरिंग पाथवे, या यूँ समझ लें कि ये नोज़ के जो हैं एक तरह से डोर्स हो गए। यानी इंटीरियर मटेरियल को हम नहीं कह रहे, बल्कि जस्ट ओपनिंग प्लेस को हम क्या कह रहे हैं, नॉस्ट्रिल्स कह रहे हैं। जब डोर से इंटर होते हैं तो वो जो ओवरऑल बड़ा सा एरिया इंक्लूडेड होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी। क्या कहते हैं? Cavity means the empty space and nasal mean for nose, and so the empty space within the nose is considered as the nasal cavity. तो आपको पता है नॉस्ट्रल्स कितने होते हैं हमारे पास? एक नोज और दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, राइट? सो जो नेज़ल कैविटीज़ बनेगी, एक राइट और एक लेफ्ट की, तो दो नेज़ल कैविटीज़ होंगी ना फिर, हैं? यस। और ये कहाँ से आती हैं? नोज़ल नेज़ल जो आपके पास बोन होती है वो क्या करती है, इसको सेपरेट आउट कर रही होती है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें इंसान के नोज़ का, तो इस तरह की ओपनिंग जो है ये ढांचे की नॉस्ट्रल तक होती है, आगे अल्लाह ताला ने उसको कवरिंग दे के शेप दे रखी होती है। तो ये जो बेस लाइन पे एक हड्डी की डिवीज़न होती है, तो ये ऐसा नहीं है कि कार्टिलेज या कोई मसल टिश्यू ही पड़ा हुआ है, बल्कि इंस्टेड क्या होता है कि उसके बैक एरिया में अगर आप चाहें तो आपकी जो नोज़ की बोन है वो भी उसको सेपरेट आउट कर रही होती है दो नॉस्ट्रल्स के अंदर। ये बात आपको समझ आ गई है? अच्छा, इसके बाद जो इंटीरियर नेस्ट्रल की जो है ना इंटीरियर साइड होती है, ठीक है, यानी कि इंटीरियर, जब मैं कहूँ कि नोज़ के इंटीरियर की जो साइड होगी, जो उसके इंटीरियर के पार्ट्स होंगे नेज़ल कैविटी के अंदर नियर सर, द नॉस्ट्रल्स, उसको वेस्ट्रीब्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते सर हैं? एक सेकेंड करिएगा, एक सेकेंड वेट ओके करिएगा। ओके ओके।
यस सर, बोलिएगा। अब आप क्या बोल रहे थे? नेजल कैविटी दो होती हैं, फिर उसके बाद आपने क्या बताया था? और मैंने एम्प्टी कहा कि स्पेस होती जी एम्प्टी स्पेस है। होती है। अब वो कह रहा है कि जो नेज़ल कैविटी होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो लाइन होती हैं विद द हेयर्स, ठीक है, या सीलिया भी यस। उनको कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि इसमें म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है जो कि नेचुरली इसके सेल्स इसके प्रोड्यूस कर रहे होते हैं म्यूकस। अब उस सर स्पेस को ये जहाँ पर जी होता है? जी बच्चा। सर ये जो हेयर होते हैं सीलिया होता है? हाँ इन्हीं को सीलिया कह रहे हैं ना। और इसकी इस जगह पर जिस जगह पर हेयर्स लगे होते हैं इसको वेस्ट्रीब्यूल्स कहते हैं। बात समझ आई? ओ यस। हाँ। अच्छा इसके बाद फिर क्या होता है कि अब ओवरऑल अब फंक्शन बताएगा थोड़ा बहुत आपको किसका, सिलियाटिक स्ट्रक्चर्स का और म्यूकस का। ठीक है कि अब जो आप इनहेल कर रहे होते हैं एयर व्हेन यू आर इन द रोड साइड, आप कहें कि वहाँ पर आपको पता है कि अ लॉट ऑफ स्टफ़ जो आप इनहेल कर रहे हैं वो इतना डर्टी होता है कि उससे आप नॉर्मल वे में सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट और जो स्मोक होता है, तो वो स्मोक के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कौन इंट्रैप करता है? वो मेजर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर जो है वो ट्रैप कर लेता है, और सॉरी क्या कहते हैं, हेयर्स ट्रैप कर लेते हैं। जो बिल्कुल स्मॉलर साइज़ के डस्टी टाइप पार्टिकल्स होंगे वो म्यूकस जो है उनको फिल्टर अप करेगा, और म्यूकस जो है वो उनको ट्रैपिंग करेगा। सो इतने, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि एक शहद हो ना, बहुत गाढ़ा सी चीज़ है, तो उसके अंदर किसी चीज़ की मूवमेंट इतनी आसान नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम भी बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है कि जिसमें पैथोजेंस वन टाइम इन ट्रैपिंग होने के बाद वो मूव ऑन नहीं कर पाते, तो वो वहीं फंसे रह जाते हैं। सही है। तो ये क्या होता है कि आपके पास जो सिलियाटिक स्ट्रक्चर होते हैं या म्यूकस ओवरऑल, ये एक तरह का फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, जो एयर को फ़ौरन जो एंट्री होगी उसके पैसेज से बचा रहा होता है। कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया इसका, सेंस बन गया। यस सर। जो दूसरा म्यूकस का काम होता है ना, वो हमने रेस्पिरेटरी सरफेस की एक क्वालिटी पढ़ी थी कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट इन नेचर, याद है? तो यस ये सर, पढ़ा ये सर। ये एयर को थोड़ा बहुत मॉइस्ट भी बना देता है। मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूँ कि जैसे किसी स्टीम से पैस ऑन होने वाली जो एयर होती है वो लाजमी सी बात है उसके अंदर वाटर के वेपर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ भी जो लिक्विड एयर मटेरियल पड़ा होता है वहाँ से पैस ऑन होने वाली जो एयर होगी वो क्या करेगी, मॉइस्ट सी बना देगी उस एयर को। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको पता भी है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। चूँकि अब फ्रेश एयर इनसाइड द बॉडी इसी नॉस्ट्रल के ज़रिए से जा रही है, तो फ्रेश एयर का टेम्परेचर थोड़ा कम होने की वजह से मुमकिन है कि ये टेम्परेचर 30 डिग्री तक रहे आपके पास। सही है, हम्म। यानी इस एरिए का। तो इस एरिए में इस टेम्परेचर पर फिर भी ये ना। एक माइनस या नेगेटिव टेम्परेचर या लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये वार्म अप भी कर देता है एयर को। सर क्या चीज वार्म अप करेगी एयर को? अपना बच्चे आपकी बॉडी म्यूकस। केविटी, आपके नहीं, हाँ आपकी बॉडी केविटी एक तो मॉइस्ट कर रही है, दूसरा बॉडी केविटी में जो म्यूकस है उसका मतलब नेजल केविटी के अंदर उसका टेम्परेचर भी तो थोड़ा ज़्यादा है ना। यानी हाँ। ऐसा तो 37। हाँ 37 बॉडी टेम्परेचर है, तो उतना ना करे लेकिन कुछ ना कुछ तो वार्म अप कर देगी ना बाहर से आने वाली एयर को। या मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँ कि आपको क्लियरली पता तब चलता है जब आप एक्सेल करते हैं विंटर्स के अंदर। है ना? जी बच्चा। सर जो म्यूकस होगा वो अपना अपना 30 डिग्री सेल्सियस कर देगा ताकि आपका एयर का टेम्परेचर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंपैटिबल हो जाए। तो एक तो 37 अगर कंपैटिबिलिटी आप है, दूसरा ये है कि उसमें फिर उनकी स्पीड बढ़ जाती है ना, तो डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमने कहा था ना बढ़ेगी, डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर। ये आपने केमिस्ट्री में लॉ बड़े क्लियर तरीके से पढ़ा था, प्रूव भी किया था कि गैशियस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फुली डिपेंडेंट होती है अपॉन किस पर, उनकी टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। याद आया?
यस। ओके, अब ये सारा कुछ मटेरियल क्लीन एंड फुल ऑन प्रिपेयर करने के बाद ये किसको देते हैं? सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल और द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ द फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स पे जब ये चीज़ पहुंचती है तो उस टाइम पे फेरिंग्स को अब कौन एक्सप्लेन करेगा? फेरिंग्स की थोड़ी सी वो स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा थोड़ा सा पहले आपको, ठीक है। फिर ये बताएगा कि ये फेरिंग्स जो है वो क्या काम करता है, ठीक है, और ये किस लोकेटरी प्लेस पर यानी कि एक तरह से ये प्रेजेंट होता है। तो फेरिंग्स याद रहे कि एक तो कोन शेप होता है, जैसे आपकी कोन्स होती हैं, आप मेहंदी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, कॉनिकल टाइप समथिंग। और ये कौन शेप क्या होता है? एक पैसेज वे है, ठीक है ना। यस। यानी एक सिंपल सी बात है कि एक रास्ता है, पैसेज वे है। और ये शुरू कहाँ से होता है? ये ओरल यानी कि आपके माउथ के एरिया से, और नेज़ल जो कैविटी है उसके एरिया से शुरू होता है, नेज़ल कैविटी। आपको पता है कि नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी जो है ये दोनों कहीं ना कहीं अपर एरिया ऑफ योर ओरल कैविटी, वहाँ पे इनका कनेक्शन भी होता है, ठीक है। तो वो बात कहते हैं ना कि सांस की नाली में चला गया। हाँ, वो तो उससे अगले स्टेप पे होता है, वो इससे अगले स्टेप पे। बेटे अभी हम ना नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के इंटरलिंक की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक पैसेज वे होता है। अब जो इससे अगले स्टेप में जाता है ना, वो क्या होता है कि ये दो चीज़ों में जा खुलते हैं। जो फेरेंक्स होता है ना, ये जा खुलता है आपका क्या कहते हैं उसको, लैरिंक्स के अंदर, हम्म। जो कि नेक्स्ट ट्रैक है मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और दूसरा ये ओरल कैविटी जो है ना, ये जा खुलती है आपकी ईसोफेगस के अंदर। यस। ईसोफेगस इज़ बेसिकली अ पाइप जिसके ज़रिए से, इस पाइप के थ्रू होता हुआ जो जरा आपका मील होता है। जी बच्चा। ये सारा जो आपने बताया एक बार हम्म, फिर बताइएगा। या अल्लाह नूर, क्या हो गया है? नहीं सारा सर, पहला पार्ट बताया ना कि कहाँ से कहाँ पे आ रहा था ये। ये कराची से लाहौर जा रहा था। नहीं ना सर, सही से बताया शे, ना। ये पहले एक दफ़ा एंड कर लें फिर मैं आपको रिवाइज दे देता हूँ, ठीक है, हम रिवीजन कर अच्छा, लेंगे। बता देगा। ये अब एंड होने वाला है ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ईसोफेगस पे पहुंच गया। यूं समझ लें कि आपके पास दो ओपनिंग्स पड़ी हैं, एक ये है, ठीक है, और दूसरा ये ओपनिंग पड़ी हुई है। ये ओरल कैविटी की ओपनिंग है और ये लेरेंक्स की ओपनिंग है। अब फेरेंक्स से चीज़ इसमें आएगी, लेरेंक्स से होती हुई लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। और ये ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है ये वाली चीज़। अब ओरल कैविटी से चीज़ ईसोफेगस, ईसोफेगस से आगे स्टमक के अंदर जाएगी। अब इन होना। दोनों के ऊपर एक कॉमन लिड होता है जो कभी स्लाइड करके आपका जो है वो सांस वाली नाली के ऊपर आ जाता है, वाइल यू आर इन टेकिंग, और क्या कहें कि इंगल्फिंग सम सॉर्ट ऑफ द फूड। या यही ढक्कन स्लाइड करके इस ईसोफेगस पे आ जाता है जब आप सांस ले रहे होते हैं। तो ये अल्टरनेटिवली शिफ्ट हो रहा होता है। और खुदा ना खास्ता गलती से आपका कोई फूड पार्टिकल विद इन योर एयर ट्रैक पहुंच जाए तो फिर आपको वो खांसी सी शुरू हो जाती है जिसमें आपकी सांस अटक जाती है और आप अल्लाह ताला को शदीद और जल्द तरीके से प्यारे हो सकते हैं। सर तो खाना मतलब नीचे जा रहा है आपके हम्म, लाइक हम्म, ओरल कैविटी हम्म, पार्ट से, मतलब एसोफेगस जा रहा है, तो उसका पेट खुला हुआ होगा और जब आप सांस ले रहे होगे दोनों अगर साइमल्टेनियसली चीजें हो रही हैं तो फिर क्या होगा? तो दोनों तो ही ओपन होंगे। वही तो पार्शली ओपन होंगे, तो यही तो काम होता है जब हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। हम या सर तो तो मतलब दोनों का। हम जब निगलते हुए, निवाला निगलते हुए कोई बात शुरू कर देते हैं, बोल पड़ते हैं, या हम सांस लेते हुए खाना निगल लें, तो उस टाइम पे ये आपके हम्म। साथ हो रहा होता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा जस्ट टू चेक योर यानी कि टॉपिक, कि आपका जब जब आप ताकि इन, जी,
ताकि मैं फिर अल्लाह को प्यारी हो जाऊँ ना। नहीं नहीं, आप इतने जल्दी कहाँ आप अल्लाह को प्यारी होती हैं। आप इतने आसानी से अल्लाह को प्यारे नहीं हो सकते। सर नहीं ना सर, देखिए ना कभी कभार आप खाते हो तो आप ऐसे तो नहीं ना आपका सांस बंद होता है, फिर आप मुंह से सांस ले रहे होते हैं, फिर ऐसे हम्म। क्या नाम है ना। तो सांस मुंह से ही लिया जाता है या नाक से ही लिया जाता है? यस सर, मैं भी यही कह रही तो बच्चे उस टाइम पे ना आपका जो ईसोफेगस है ना, यानी हलक हूँ। तो पे मैं आपके पास दो ओपनिंग्स होती हैं, सिंपल ये है। स्टॉप तो नहीं हो सकता ना, जी। खाते वक्त ब्रीदिंग का मैकेनिज्म स्टॉप तो नहीं हो सकता ना, तो फिर रुक क्या जाता होता है है, फिर? रुक जाता है, रुक जाता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कहें या फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आप कहें कि वो थोड़ी देर के लिए लिड उसको कवर करता है। अच्छा। इनहेलिंग प्रोसेस जो है ना, दैट इज एक्चुअली द पार्ट वेयर लिड हैज़ टू शो इट्स परफॉर्मेंस। जब आप सांस ले के अंदर सांस लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हो, यूं बड़ी सी आप सांस लेंगे, राइट एट दैट पॉइंट अगर आप निगल भी रहे होंगे तो फिर काम पड़ जाएगा, फिर तो डायरेक्ट फरिश्तों को भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ले जाने की। ठीक है। नाइस। हाँ, नाइस कहाँ पे? सर इतनी साइनाइड से भी जल्दी मौत हो रही है बंदे की। हाँ ना, तो बच्चा देखो तो सांस कितने टाइम आप रोक सकते हैं? ये तो वही वाली बात है ना कि 40 मिनट तक मैं सांस रोक सकता हूँ, लेकिन फिर जो है वो बाकी लोगों को उठा के ले जाना पड़ेगा मुझे। हैं, तो ये वाली कोई अक्लमंदी तो ना हुई ना। तो सही। सांस एक ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है बच्चा कि जब आप इनहेल करते हैं फिर भी नेमत है, जब आप एक्सहेल करते हैं फिर भी नेमत है। इंसान एक नंबर का खड़ूस और नाशुक्र है। उसे अपने वजूद पे थोड़ा सा भी एहसास हो जाए ना कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं। इमेजिन कि एक सेलुलर लेवल पे ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सिस्टम तो बड़ी ब्रॉडर चीज़ है ना यार। आप इमेजिन करें कि ईसोफेगस के अंदर के मसल्स ख़राब हो जाएं जो उस लिड को राइट और लेफ़्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं। कोई ऐसी फिर टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऑटोमेशन पे इस तरह की चीज़ आपको फिर देगी। तो वो पाइप लगा के क्या कहते हैं ना, ड्रिप वाला खाना खाना तो वो कोई। कितने तक कोई खा सकता है? ऐसे तो डायलिसिस भी करते हैं। डायलिसिस कितने अरसे तक चलता है? तो जो नेचर का सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर बिगाड़ ना लेके आओ यार। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह ताला की दी हुई सारी चीज़ों की हिफाजत करो। तरह तो नहीं हो सकती जी। नेचुरल। तो समझ आ गई है आपको ये सारा ईसोफेगस लेरिंग्स और सो कॉल्ड अदर ये जो छोटी छोटी चीज़ें। अब हम इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है ना? तो फिर आगे इन्होंने लिखा हुआ है द ह्यूमन फेरिंग्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन: हम्म। नेजोफेरिंग्स, हम्म। ओरोफेरिंग्स एंड हम्म। लेरिंगोफेरिंग्स। हाँ, ये आगे आगे की फर्दर की डिवीजन है, डजंट मीन कि ये एक मतलब यूं कहें कि इसकी लेंथ जितनी भी फेरिंग्स की होती है ना उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम्म। अच्छा, हम्म। ये आज हमारा टॉपिक था। मैं इसको आपको एक बिल्कुल सारे टॉपिक्स की रिवीजन दे रहा हूँ। रेस्पिरेशन हमारे टॉपिक का नेम था। आप नूर आपने। फिर जी। जी। सर मैं आपको इंटरप्ट करी सर, ये यहाँ पे ना अगर आप देखें भी ना, तो हम्म। फेरिंग्स यहाँ पे है शुरू हो रही, ऊपर वाली जगह पे थ्रोट वाली जगह से फेरिंग्स शुरू हो रही है, फिर यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये नेजो फेरिंग्स है, फिर ये नीचे माउथ वाली थोड़ी सी जगह से थोड़ा नीचे ऑरो फेरिंग्स है, फिर ये लेरिंगो फेरिंग्स है बिल्कुल हाँ। थ्रोट से हाँ। हाँ, नीचे तक गले वाली जगह पे। तो यही कह रहा हूँ ना कि ये आपके पास बेसिकली थ्री ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लेंथ हमने उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। कि जो शुरू वाला हिस्सा है वो नेज़ोफेरेंक्स जो कि नेज़ल कैविटी के करीब है, फिर ओरोफेरेंक्स जो कि ओरल कैविटी के करीब है, और फिर लायरोफेरेंक्स जो आपके पास है, लारिंगोफेरेंक्स जो कि आपके लेरेंक्स के करीब है। यस। ठीक है। फिर इसको याद करने के लिए ना ये जो सारा टॉपिक है थोड़ा सा की बुक देख लूंगी, क्योंकि उसमें उन्होंने हेडिंग्स पॉइंट्स बनाए वगैरह हुए होंगे, बनाई। हाँ, तो वो बेहतरीन तरीका है बेटे, उसको तो आपने यार स्टोरी की तरह याद करो, इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है।
अस्सलाम वालेकुम। यस सर, वालेकुम अस्सलाम। जी, तो बच्चों मैं कह रहा था कि हम रिवीजन ले लेते हैं एक दफ़ा। वो तो क्लियर हो गया ना, या उसमें कोई इशू है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। दैट्स गुड। बस यही मैं कह रही थी कि इसको मैं ना उस की बुक से ना कर लूँगी। हाँ, इसको ज़रूर पढ़िएगा आप, ठीक है। ठीक है मैं सर। एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, ताकि आपको अच्छे से यस रिकॉल सर। हो जाए। फिर आपने पढ़ना भी है, ये ना हो कि अगले दिन फिर उसी तरह क्या कहते हैं वो, नहीं सर, मैं मुंह शरीफ उठा के आ आके जाएं। दिखाऊँ। हाँ ठीक है। नहीं सर, हम्म, सर देखिए फिजिक्स से अभी तो काम करूँगी इंशाल्लाह। तो वो वैसे आपको पहले दिनों में करना चाहिए था ना। अब ये रोना धोना छोड़ दो। क्या? अब आप बड़ी हो गए, आपको पता होना चाहिए कि आपका काम आपने ही करना है। आपके सर आपको हाथ पकड़ के वो सर नहीं मैं करवाएंगे काम बैठ के, जो पहले कभी होता था। पहले दिनों में करना का क्या मतलब? मतलब बच्चा, कि अब आपको खुद को ज़िम्मेदार बनना होगा। पहले तो चलो मैं सर पे आके बैठ जाता था, काम हो जाना होता था, चल जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। बात समझ आइए, तो थोड़ा सा खुद ज़िम्मेदारी के साथ टाइमली आपने काम करना होगा, ये कह रहा हूँ। ठीक है। जी सर, मुझे आप करा दूँ। चलें जी, शुरू करते हैं हम। ठीक है। टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन का, और हमने कहा कि रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली। सर अब आपकी आवाज़ कट रही है, बिल्कुल ऐसे रोबोटिक आवाज़। अभी रोबोटिक से हेलो 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 सर, आपकी रोबोटिक आवाज़ आ हेलो रही है। हेलो हेलो, ठीक हो गई आवाज़ अब, हाँ। हेलो। सर अब आपकी आवाज़ ठीक हो आवाज़ गई थोड़ी है ना? नूर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चा? सर नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ यार, रही है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ नहीं रही है आ रही मुझे। है। हेलो। हेलो। तो इस ओवरव्यू के अंदर हम रेस्पिरेशन को देखते हैं। हमने कहा था कि रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो मेजरली कैटेगरीज बना लेते हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस को फोकस कर रहे होते हैं। मतलब जिसके अंदर हम ऑक्सीजन की इनहेलिंग और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेलिंग की बात करते हैं। While in case of internal respiration, we are going to focus on the higher compounds or some sort of the organic material, जो कि ब्रेक डाउन होकर सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और साथ में प्लेंटी ऑफ एनर्जी भी हमें प्रोवाइड कर रहा था, जो हम यूज़फुल वर्क के दौरान यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी जो सर्फिसेज होती हैं ना, तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो थ्रू रेस्पिरेटरी सर्फिस के ज़रिए से हो रही होती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सो नॉर्मल एंड स्मूथ ब्रीदिंग प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकें, या रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। तो गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास उस सरफेस का मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नोज़ की इंटरनल लाइनिंग हमारे पास मॉइस्ट इन नेचर होती हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा, उसका थिन होना बहुत ज़रूरी है, कि उससे जो गैशियस डिफ्यूजन है वो ईजिली टेक प्लेस हो सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया हो, यानी उस पर जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा क्रॉस कर सकेंगे बैरियर को, तो उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन फ्यूजन होगी। फोर्थ वन इज़ हायर ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, सो अ लॉट ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू दैट सरफेस एरिया। इससे भी बढ़ के एक इम्पॉर्टेंट बात यह है प्रिवेंटिव। कि वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, ताकि अच्छा जो है वो एयर पैसेज हो, आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो। इसके बाद है 14.2 टॉपिक है, जिसमें है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है हमें पता है कि वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से भी हो सकती है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से भी हो सकती है। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द नोज एंड फेरेंक्स, दैट आर द एक्सटर्नल पार्ट्स, आप कह सकते हैं किसी हद तक, जो कि रेस्पिरेशन के डेप्थ में नहीं गए हैं, ऊपर ऊपर के पार्ट्स हैं, राइट। इधर क्या है जी, लैरिंग्स हो सकते हैं, ट्रैकिया हो सकता है, ब्रोंकाई हो सकते हैं, ब्रोक्यूल्स हो सकते हैं, एल्वियोलाई हो सकते हैं। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो अंदर बारीकियों तक जाएंगे तो वो इंटरनल पार्ट्स हो जाएंगे। तो नोज़ एक्सटर्नल विजिबल पार्ट होता है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बोन्स, कार्टिलेज एंड फैट के टिश्यूज़ के साथ मिलके बना होता है। ठीक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं पे बोन्स होती हैं, कहीं ना कहीं पे कार्टिलेज भी एग्जिस्ट करती है, और फैटी मटेरियल भी थोड़ा बहुत पाया जाता है नोज़ के मसल्स के अंदर। इसके बाद हमने कहा कि ये जो कार्टिलेज होती है ये एक तरह की ओपनिंग्स होती हैं, और इसके बिहाइंड अगर हम जाएं तो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो कि आपकी स्कल के अंदर
से डिवीज़न इसकी शुरू होती है और राइट और लेफ़्ट के दो नॉस्ट्रल्स जो हैं जस्ट लाइक टू डोर्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो काम कर रहे होते हैं और इनकी डिवीज़न बाय नेचर मतलब शुरू से होती है और ये हमने दो नॉस्ट्रल्स किसी एक इंसान के बना दिए और रेंडमली हम ये असाइन करें इसकी जो मिडल लाइन है दैट इज़ द डिवीज़न पार्ट ऑफ द बोन जो उसके राइट और लेफ़्ट नॉस्ट्रल के अंदर डिवीज़न कर पा रही होती है। फिर इसके बाद हमने कहा कि ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं इसके अंदर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या सीलिया उन्हीं को कह रहे होते हैं। सेकेंडली उनके अंदर म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस और सीलिया ये दो बिला वजह नहीं होते बट दे हैव लॉट ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेयर्स और द सीलिया आर गोइंग टू फिल्टर आउट द एयर पार्टिकल्स जो एयर के पार्टिकल्स इनसाइड द आपके यानी कि वो क्या कहते हैं उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं उसको क्लियर कर रहे होते हैं। सेकेंडली म्यूकस क्या करता है ये पैथोजेंस को भी पकड़ रहा होता है और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी फिल्टर आउट कर रहा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये काम जो करता है वो क्या होता है कि ये एयर को मॉइस्ट बनाता है और साथ में वार्म अप भी कर देता है उसको। ठीक है, और जो कि बॉडी टेम्परेचर के साथ ईजिली फ्यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है इसका एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेरेंक्स। फेरेंक्स जो होता है ये एक कोन शेप होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखे हुए। आपको पता है एक नेज़ो फेरेंक्स होता है जो नेज़ल फेरेंक्स होता है वो नेज़ल कैविटी के करीब कहीं होता है। फिर इसके बाद ओरल फेरेंक्स भी होता है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं इसके बाकायदा तौर पर कोई ओरोफेरेंक्स जो बदनी सर। हाँ तो उसमें वो ओरल कैविटी के करीब होता है, ये लिखा हुआ है ओरोफेरेंक्स। एंड द लास्ट वन इज़ द लाए सॉरी क्या कहते हैं लेरेंगोफेरेंक्स जो लेरेंक्स के करीब कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि फेरेंक्स बेसिकली क्या होता है एक ऐसा पाइप होता है जो नॉस्ट्रल से आगे एक्सटेंड करता है और ये बिल्कुल ईसोफिगस के पास पास पड़ा होता है। एक दरमियान में एक छोटा सा लिड होता है दैट इज़ एक्चुअली द क्लम्प ऑफ सम मसल्स जो कि स्लाइड ऑन कर जाते हैं ईसोफेगस के ऊपर एंड अल्टरनेटिवली ऑन द लेरेंक्स के ऊपर भी स्लाइड से कर रहे होते हैं ताकि वो ढक्कन से जो है वो काम करके मिलता है तो स्टमक के पास। हाँ तो मतलब ये ईसोफेगस जो है वो स्टमक की तरफ फूड लेके जा रहा है और लेरेंक्स या फेरेंक्स जो है ये यहाँ से शुरू होकर लंग्स की तरफ जा रहा है। तो दोनों डिफरेंट पैसेजेस हैं लेकिन समटाइम्स एक कॉमन जो है वो गेटवे होता है जो कि वन टाइम पे वन प्लेस को ओपन रख सकता है। वाइल वी आर इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स राइट एट देयर पॉइंट जो है वो क्या करेगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को ऊपर से कवर अप कर लेगा और ईसोफेगस को ओपन अप करके आपकी फूड पार्टिकल्स को स्टमक तक ले जाएगा एंड वाइस वर्सा। यानी कि दूसरा केस जो होगा उसमें दूसरी साइड पे पार्टिकल के ऊपर जो है वो लिड सा आ जाएगा और इस तरह। तो ये बेसिकली बच्चे हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस था। होपफुली कि आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। है अच्छे से समझ या नहीं आया है? यस सर अच्छे से समझ। अब आपने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना और कल फिर आपने पूछना है कि सर वो अपलोड किया हुआ लिंक भेजते हैं ना।